मैं अपने कमरे में परेशान बैठी थी। मैं जानती थी कि वो आ रहा होगा और हमेशा की तरह मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इस मकान में रहते हुए मुझे पिछले 3 महीने गुजर चुके थे। मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर जब से घर से निकाला था, मैं इस किराए के घर में रहने लगी थी। शौहर ने जब से मुझे तलाक दी थी, मैं बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी क्योंकि उसने मुझे बिला वजह अपने घर से निकाला था। तब से मैं एक छोटे से स्कूल में नौकरी करने लगी जहाँ से मुझे 5,000 रुपये महीने तनख्वाह मिलती और मैं अपनी गुजर बसर कर लेती, जबकि मेरे मकान का किराया 4,000 रुपये था। लेकिन कुछ अरसे से मुझे पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही थी, शायद इसलिए कि मैं स्कूल में पूरा काम भी ना कर पाती, वो भी मेरी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा काट लेते। इसी वजह से मालिक मकान को देने के लिए मेरे पास आज भी किराया नहीं था। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि जब वो आकर मुझसे किराया मांगेगा तो मैं क्या करूँगी। खैर, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैं जानती थी मुझसे कोई और बात करने तो नहीं आया होगा, यकीनन मकान मालिक ही होगा। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। वो सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा, वहशत थी। किराया दे लड़की, तू हमेशा ही देर करती है। मैं क्या हर महीने तुम्हारे दर पर भीख मांगने आता रहूं? अगर तुमने आज किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें घसीट कर इस घर से निकाल दूंगा। ऐसे तो ना करें साहब, मेरे पास और कोई रहने की जगह नहीं है। हाँ, तो मैंने क्या ईदी होम खोल रखा है? तुम्हारी नज़र में क्या मैं ये सब सदके और सवाब के लिए कर रहा हूँ? अरे लड़की, मेरा पैसा दो, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मालिक मकान की ये बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं क्यों दफ़ा होंगी? आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगी कि तुम दोबारा मुझसे कभी इस तरह बात नहीं करोगी। क्या कर लोगी तुम? वो आंखें दिखाते हुए दरवाजे से अंदर आ गया। अब तो मुझे और भी मौका मिल गया। मैं आधी दरवाजे से बाहर आ गई, अपनी आस्तीन एक ही लम्हे में फाड़ी और चीखने चिल्लाने लगी। मालिक मकान तो ये सारा मंजर देखता ही रह गया। उसकी उम्र 40-45 साल थी। उसका जाहिर है कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं उससे 10 साल छोटी थी, पर मेरी मजबूरी ने मुझे इस कदर बेशर्म बना डाला कि मैंने मालिक मकान के लिए इतना घिनौना मंसूबा 2 मिनट में तैयार कर लिया। मेरे चीखे मारने से लोग इकट्ठे हो गए। मैं चीख चीख कर कह रही थी, खुदा के लिए को मेरी इज्जत बचा लो। बस 2 मिनट ना गुजरे थे कि मोहल्ले के सभी लोग मकान के बाहर जमा हो गए। मालिक मकान शर्मिंदा सा खड़ा नजर आ रहा था। क्यानी साहब, आपने इस बच्ची के साथ क्या किया है? एक मोतबर शख्स आगे बढ़कर मेरे हक में बात करने लगा तो क्यानी साहिब खामोश हो गए। अरे भाई साहब, बकवास करती है ये कुतिया। इससे मैंने किराया मांग पर ही इल्ज़ाम लगाने लग गई, जबकि मैंने तो कभी इससे ऐसी कोई बात नहीं की। मैं आपको ऐसा लगता हूँ? मालिक मकान के मुंह से मेरे लिए इतना नामुनासिब लफ्ज़ सुनकर मोहल्ले के लोगों को और भी ज़्यादा शक हो गया। मैं और रोने लगी और रोते हुए कहा, देखा आपने, ये मुझे अभी भी गाली दे रहा है। इसने पहले भी मेरे साथ ऐसा ही किया। ये मेरी इज्जत छीनना चाहता है। इसने ऐसी कई बातें मुझसे की जो मैं आप सबको बता भी नहीं सकती। मेरी बातें सुनकर मोहल्ले के सब मर्द मुझसे हमदर्दी करने लगे। एक आदमी कहने लगा, हम इसको सज़ा देंगे, तुम फिक्र नहीं करो। इसने तुम्हारे साथ जितना भी बुरा किया है उसका खमियाजा इसे भुगतना पड़ेगा। आप लोग क्या ही कर सकते हैं जी, मैं गरीब औरत हूँ और आप लोग इस मालिक मकान के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। ये तो यहाँ का मोहल्लेदार है, इसका अपना मकान है, कौन सा ये किराएदार है? किराएदार तो मैं हूँ ना, सज़ा तो मुझे मिलेगी। मैं और ज़्यादा रोने लगी। तो उस बुजुर्ग ने जो कि क्यानी साहिब से सवाल जवाब कर रहा था मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोला, बस मैं अपनी बच्ची का फैसला यही करूँगा। तुम सब लोग इस शख्स को मजबूर करो कि ये इस लड़की से निकाह करे। इसके शौहर ने पहले भी इसको तलाक दे दी थी। ये बेचारी दरबदर घूम रही है। अब अगर एक शख्स इसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है तो इसको चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी भी उठाए, वरना अकेली लड़की का यहाँ रहना वाकई मुश्किल है। बाकी लोग भी बुजुर्ग की हाँ में हाँ मिलाने लगे। यूँ सब लोगों ने खड़े खड़े मेरी शादी का फैसला मालिक मकान से कर दिया। मैं तो ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। मुझे लगा था सब लोग मिलकर मुझे कुछ रुपए पैसे ही दे देंगे, पर ये तो मेरी जिम्मेदारी उठाने पर आ गए थे। मुझसे कहने लगे कि हम तुम्हारा निकाह मालिक मकान से करेंगे। अगर मैं उस वक्त उन लोगों के खिलाफ बोलती या मालिक मकान से शादी करने पर इनकार कर देती तो सब लोग मुझे बुरा समझते, उनकी हमदर्दियाँ भी मेरे साथ ना रहती
और इस मोहल्ले में रहना मेरे लिए खामोश रही। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मालिक मकान मुझे गुस्से से देख रहा था। तूने ठीक नहीं किया लड़की, मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहता। सब लोग मालिक मकान को डांटने लगे। यूं ये लोग हमें घेर कर करीबी मस्जिद ले गए। मस्जिद जाकर अल्लामा साहिब को सारी सूरत हाल बताई। अल्लामा साहिब भी बोले कि ऐसी सूरत हाल में लड़की की इज्जत बचाने के लिए उसका घर बसा देना चाहिए। सो उन्हीं कपड़ों में मेरा निकाह मालिक मकान के साथ कर दिया गया। ताज क्यानी जो कि एक मोतबर शख्स था अब मेरा शौहर बन चुका था। मैं उसे देख रही थी और वो गुस्से भरी निगाहों से मुझे घूर रहा था। यकीनन वो मुझसे बदला लेने वाला था। मैं दिल ही दिल में ये सोचकर कांप रही थी। मैं जानती थी कि इसका बदला बहुत बुरा होगा। जाहिर है मैंने ज़बरदस्ती शादी जो की थी, अब वो कौन सा मुझे फूलों की सेज पर बिठाएगा। यही सोच सोच कर मेरा दिल कांप रहा था। फिर मुझे किसी ने बताया कि मालिक मकान पर शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। ये सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं तो सोचती थी कि 40 साल की उम्र में वो कंवारा है, पर उसके तो पहले ही 2 बच्चे थे। मेरे लिए 2 बच्चों से ज़्यादा उसकी बीवी खतरनाक थी, जो जाहिर है अपने लिए एक सौतन कैसे बर्दाश्त करती, वो भी बैठे बिठाए जब उसके शौहर का कोई कसूर भी ना हो। निकाह के फौरन बाद ही ताज मुझसे कहने लगे कि तुम उसी घर चलो जहाँ तुम पहले रहती थी, मैं तुमको वहीं रखूँगा। मैं दिल ही दिल में बहुत डर रही थी। खैर सादा से कपड़ों में मेरी रुखसती मेरे उसी घर में कर दी गई जहाँ मैं खुद रहती थी। ताज मुझे मेरे ही घर लेकर आ गए, मगर जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा बंद किया इनके चेहरे पर गुस्सा नुमाया नजर आने लगा। इसने मुझे बाजू से घसीटते हुए अंदर कमरे में लाकर पटका और बेरहम से लहजे में बोला, तुम अब यहीं रहोगी इसी घर में, ये सोचना भी मत कि तुम मेरे बड़े बंगले में चली जाओगी। तुमने जो खेल रचाया है मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। तुम जैसी ऐसी लड़कियाँ कुछ भी कर गुजरती हैं। 2 पैसों के लिए तुमने अपनी पहले भी कई बार इज्जत तो बेच ही दी होगी, मुझे अब इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अब तुम मेरी इज्जत बन चुकी हो। बदकिस्मती से मैंने तुम्हें अपने निकाह में लिया है, तो अब ऐसी हरकतों का सोचना भी मत। मैं तुम्हें बाहर से ताला लगा कर जाया करूँगा। तुम इसी घर में रहोगी और सदा तड़पती रहोगी। मैं तुमको कभी अपनी पहली बीवी जैसा मर्तबा नहीं दूंगा। क्या सोचकर तुमने मुझसे निकाह किया है कि तुम मेरी दौलत पर कब्जा जमा कर बैठ जाओगी, मेरे बच्चों के साथ बुरा सलूक करोगी, मेरी बीवी को मेरी ज़िंदगी से निकालोगी? ऐसा सोचना भी मत। वो अभी तक ये बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दस्तक इस कदर जोर से थी कि हम दोनों ही चौंक गए। वो कमरे से उठे और फौरन बाहर गए। उनके पीछे पीछे मैं भी आ गई। मैं जानती थी या तो ताज की बीवी यहाँ आई होगी या मोहल्ले का कोई शख्स कोई ना कोई बात करने आया होगा। खैर मैं ताज के पीछे पीछे बाहर दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोला, सामने उनकी पहली बीवी उरूबा खड़ी थी। उरूबा को देखते ही मैं डर गई थी। मैं जानती थी कि वो अभी मेरे बालों को चुटिया से पकड़कर मुझे घसीटना शुरू कर देगी, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही होता रहा था। लेकिन खिलाफ तवक्को उरूबा मुस्कुराती हुई कमरे के अंदर आ गई। मैं हैरान थी कि कोई औरत अपनी सौतन से इतनी खुशदिली से कैसे मिल सकती है, पर अगले ही जुमले ने मुझे और ज़्यादा हैरान कर दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई है तुमको यहाँ देखकर। ये बात सुनकर मुझे डर लगने लगा। यकीनन ये औरत मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचकर ही आई होगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ़ कर दे अरूबा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बस ये सब अचानक हो गया है। आप तो जानती हैं कि मैं एक बेसहारा औरत हूँ, परेशान और चिड़चिड़ी रहती हूँ। खुदा जाने कब मुझसे क्या हो गया। मैं बिल्कुल भी इस बारे में पहले नहीं सोचती थी, ना मैंने कोई मंसूबा बंदी की। आप मुझे माफ़ कर दें, मैं हमेशा आपकी खिदमत करूँगी। अरे नहीं अरूबा, आगे बढ़े तुम्हारी करूँगी। तुम जानती नहीं कि मैं कितने अच्छे काम करती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी चोंटी को भी नहीं मारा। फिर तुम तो इंसान हो, तुम्हारी खिदमत करना, तुम्हें खुश रखना मेरा फ़र्ज़ है। मैं उस औरत की बातों पर हैरान रह गई थी। उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं और वो बातें कुछ और कर रही थी। खैर उसने मुझसे कहा कि तुम बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुमको अपने बंगले में लेकर जाऊंगी। तुम यहाँ क्यों रहो, अब तुम मेरे शौहर की बीवी हो, तुमको मेरे घर में होना चाहिए। मैं बड़ी खुश हुई। मैंने सोचा कि मेरी सौतन तो बहुत अच्छी है। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। वो गाड़ी खुद चलाने लगी, जबकि क्यानी साहिब पीछे बैठे थे। मैं बहुत परेशान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद गाड़ी बड़े से बंगले के सामने रुकी, जिसके सामने क्यानी हाउस लिखा था। हम गाड़ी से उतरे। क्यानी साहिब खुद कहीं और चले गए, जबकि उनकी बीवी
مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے آئی۔ اب اس کے ہاتھ کی گرفت میں سختی آ گئی۔ وہ جس طرح بات کر رہی تھی وہ انداز بدل چکا تھا۔ ہم لوگ ایک کمرے میں آ گئے جو کہ اس بڑے سے گھر کے آخری کونے میں تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ عورت نے مجھے دھکیل کر اندر کمرے میں پھینک دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ میرے شوہر کی پہلی بیوی اس شادی سے خوش نہیں ہے، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا بد سلوک کرے گی۔ خیر، کمرے میں بند کرنے کے بعد وہ چلی گئی۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی۔ یہ کمرہ بالکل اندھیرا تھا، اس میں کوئی سونے کی جگہ بھی نہیں تھی، نہ ہی بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی وغیرہ تھی۔ اندھیرے میں مجھے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں چیخ چلا کر بھی کیا کرتی، میری آواز ہوا میں ہی گم ہو جاتی۔ میں رونے لگی۔ فرش پر بیٹھے ہوئے نہ جانے مجھے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ مجھے روتے روتے اب خیال آیا کہ میرے کپڑے گندے ہو چکے ہیں۔ تبھی دروازہ کھلا تو عروبہ آ گئیں۔ میں ان کو دیکھ کر ہی رونے لگی۔ ارے مجھے معاف کر دو لڑکی، میں نے تم کو یہاں اس لیے رکھا کیونکہ اس وقت ہمارے گھر میں مہمان آ گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اب تمہیں کہاں چھپاؤں، تم تو جانتی ہو لوگ کتنے سوال کرتے ہیں، اور پھر ابھی اس شادی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں معلوم۔ میں نے سوچا کہ میں تم کو فی الحال یہیں چھپا لیتی ہوں۔ میں تم کو یہ بھی نہیں بتا پائی کہ میں تمہیں یہاں لائی کیوں ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا وہ بالکل صحیح نہیں تھا۔ خیر، مجھے دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ عروبہ مجھے ایک بڑے کمرے میں لے گئی جہاں پر خوبصورت جہازی سائز کا بیڈ لگا ہوا تھا، ریشمی پردے اور خوبصورت مخملین چادریں تھیں۔ مجھے اس بیڈ پر بٹھا دیا اور بولی، میں تمہارے لیے دودھ کا گلاس لے کر آتی ہوں، تم وہ پی کر فریش ہو جاؤ گی، تمہاری تھکن اتر جائے گی، پھر میں تم کو پورا گھر دکھاؤں گی۔ اب یہ گھر تمہارا ہی تو ہے، تم اس میں آرام سے رہو۔ میں عروبہ کی بات سن کر چپ چاپ وہاں بیٹھی رہی۔ تبھی کیانی صاحب اندر آ گئے۔ یہ نہ جانے کتنی دیر بعد آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، عروبہ نے تو تمہیں بہت خوش رکھا ہوا ہے، بڑی بات ہے، کبھی دو عورتوں کو میں نے اتنا خوش نہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پر یہ مسکراہٹ دیکھ کر میرا بھی دل چاہا کہ میں ان سے کوئی بات کروں، پر اس سے پہلے جو مجھ پر بیت چکی تھی میں ان کو بتانا چاہتی تھی۔ کیا کیانی صاحب، آپ کی بیوی نے مجھے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا اور میں وہاں سے ابھی نکلی ہوں، میرا تو وہاں دم گھٹ رہا تھا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ عروبہ اندر آ گئی اور کہنے لگی، آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ میں تو آپ کی بیوی کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تھی تاکہ وہ کچھ آرام کرے، اسے نیند آئے۔ کافی دیر سے یہ بیچاری ایسے ہی کھڑی کھڑی پھر رہی ہے اور صبح سے سوئی بھی نہیں ہوگی، اب اس کے آرام کرنے کا وقت ہے۔ آپ چلے جائیں، آپ کو اور بھی بہت کام ہوں گے۔ عروبہ نے بڑے طریقے سے اپنے شوہر کو کمرے سے گلاس دے کر بولی، اسے پی لو، تم کو اچھی نیند آئے گی۔ میں نے دودھ کا گلاس تو پی لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے نیند بھی آ گئی۔ میں نیند کی وادیوں میں کھوئی رہی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو یہ کمرہ بالکل ویران سا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے مجھے عروبہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ایک لمحے کو تو مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ میری شادی اتنے بڑے آدمی سے ہو چکی ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ نوکرانی کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، آپ کو کیانی صاحب بلا رہے ہیں۔ میں یہ سن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا تو اس نے مجھے دوسرے کمرے کا بتا دیا۔ میں خوشی سے جھومتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سچ پوچھوں تو مجھے بھی کیانی صاحب اب اچھے لگنے لگے تھے۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے بیڈ پر پڑے کپڑوں کو اشارہ کیا اور بولے، یہ کپڑے پہن لو، آج تمہیں کہیں جانا ہے۔ جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ میں حیران ہو کر بولی، بس میں تمہیں گھمانے پھرانے لے کر جا رہا ہوں۔ کیانی صاحب میں خوش ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میرا شوہر مجھے اس قدر اہمیت بھی دے سکتا ہے۔ میں نے اچھے کپڑے پہنے اور پھر شیشے میں خود کو تیار ہو کر دیکھنے لگی۔ میں واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسی لمحے عروبہ بھی آ گئیں۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر بولی، تم تو واقعی چند آفتاب چند مہتاب لگ رہی ہو، تم واقعی میرے شوہر کے ساتھ جچتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا، پھر گلے سے لگا کر بولی، چلو جاؤ، تم لوگوں کو بہت دیر ہو گئی ہے۔ کیانی صاحب مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے آئے، گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی میں بیٹھنے ہی والے تھے کہ محلے کے 2-3 لوگ وہاں سے گزرے۔ وہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ دیکھو اس عورت کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے، یہ تو بڑی ہی خوش قسمت نکلی۔ ہم کیانی کو برا انسان سمجھ رہے تھے، پر اس نے اس لڑکی کو واقعی میں عزت دے دی۔
सब लोगों की नज़र में कियानी साहिब का एक अच्छा तस्वर बन चुका था। इससे पहले भी उनकी बीवी ने अपने शौहर के लिए बहुत कुछ किया था। अब तो मोहल्ले की औरतों को ये भी पता चल चुका था कि कियानी साहिब ने मुझे मेरे शौहर की तलाक के बाद इज्जत दी है, अपने घर में पनाह भी दी, और ये कि उनकी बीवी भी बहुत अच्छी है। मुझे तलाक के बावजूद भी इन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी में बिला किसी तरद्दुद के कबूल कर लिया। मैं खुश भी बहुत थी, पर मेरा दिल अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा था। कियानी साहिब मुझे गाड़ी में बिठाकर बहुत दूर ले गए। घर से वो मुझे घूमने फिरने का कहकर लाए थे, मगर ये तो एक और घर था जिसके आगे ये रुक गए थे। मैं हैरत से उनको देखने लगी। ये क्या? आपने तो कहा था हम घूमने फिरने जा रहे हैं। हाँ हाँ, हम घूमने फिरने ही जाएंगे, बस ज़रा ये मेरे दोस्त का घर है, थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ, इनसे मिल लूँ, फिर चलते हैं। वैसे भी मेरे दोस्त हैं, मैं इनको तुम्हारे बारे में तो बताना ही चाहूँगा। ये कहकर इन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गए। हम लोग बंगले में दाखिल हुए। मुझे मौसीकी की आवाज़ें आने लगीं। कियानी साहिब मुझे अंधेरी सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हुए एक कमरे में ले गए। ये कमरा अजीब सा था, यहाँ से बदबू आ रही थी, जबकि इसके रेशमी पर्दे और आसपास लगी चीज़ें इस बात का पता दे रही थीं कि ये किसी लड़की का ही कमरा है। इसमें एक पायल भी बेड के ऊपर पड़ी हुई थी, जबकि कमरे में कुछ खुशबू और कुछ बदबू, एक अजीब ही तरह का इम्तिजाज था जो मेरे दिमाग पर असर कर रहा था। मुझे लगा जैसे मैं यहाँ बेहोश हो जाऊंगी। अरे क्या हुआ? असल में ये लोग बहुत ज़्यादा खुशबू इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए तुम्हें सर में दर्द हो रहा होगा, कियानी साहिब ने कहा और ख़ुद कमरे से बाहर जाने लगे। क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं उनसे पूछने लगी। अरे भाई, मैं अपने दोस्त से मिलकर आऊँ, उसकी बीवी तुम्हारे पास आती ही होगी, तुम दोनों मिलकर बातें करना। ये कहकर वो कमरे से चले गए। मैं उनको देखती ही रह गई। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। एक औरत अंदर दाखिल हुई, पर इसकी उम्र तकरीबन 50 साल के करीब होगी। मुझसे कि क्या हुआ, तुम इतनी हैरान परेशान क्यों बैठी हो? सीधी होकर बैठो और ये चादर वगैरह उतार कर रख दो। मुझे इस तरह के नाटक पसंद नहीं हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम किस तरह की लड़की हो। मैं ये देखकर परेशान हो गई। ये आप क्या कह रही हैं? आप तो कियानी साहिब के दोस्त की बीवी है ना? आपको मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मेरे ये कहने की देर थी कि वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। कियानी साहिब के दोस्त की बीवी? तुमको लगता है कि मैं किसी की बीवी होंगी? वो सामने बैठते हुए बोली। वो किसी मर्द की तरह टांगे फैलाकर बैठी थी। उसके हाथ में एक सिगरेट का टुकड़ा भी था। वो मुसलसल धुआं फूंक रही थी। मुझे ये सब देखकर बहुत हैरत हो रही थी। मैं यहाँ से जाना चाहती थी। कियानी साहिब कहाँ हैं? मैंने सख्ती से पूछा। एक बार फिर उसका कहकहा पूरे कमरे में गूंजने लगा। क्या तुमने अपने शौहर की रट लगा रखी है? यहाँ तुमको एक नहीं बहुत सारे शौहर मिलेंगे, इतनी परेशानी काहे की करती हो? हैरान कर गई। क्या मतलब? अपनी बकवास बंद रखो। वो औरत बोली। ज़्यादा पाक पवित्र बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम जैसी औरतों को अच्छे से जानती हूँ। कियानी साहिब ने मुझे अच्छी तरह से बता दिया है कि तुमने कैसे उनको फांस कर उनका शिकार किया है। इससे पहले भी तुम्हारे लोगों के साथ गलत ताल्लुकात रह चुके हैं। वो तो उनकी बीवी की होशियारी से और चालाकी से तुमको यहाँ लाया गया, वरना तो तुम खुद को उस घर की महारानी समझ बैठी थी। अरे भाई, तुम जैसी औरतें इसीलिए होती हैं। अगर तुमको यही सब करना था तो इस बाजार में आ जाती, तुम्हें अच्छे दाम भी मिल जाते। एक शरीफ घर में रहकर उन लोगों को बदनाम करने की क्या ज़रूरत थी, जो कि मोहल्ले के बहुत मोतबर लोग हैं। अब तो कियानी साहिब अगले इलेक्शन में भी खड़े होंगे। तुमने उनकी साख को बहुत बुरा नुकसान पहुंचाया है लड़की। तुमको ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि ये तुम क्या करने जा रही हो? औरत की बातें मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ने लगी थीं। खुदा के लिए ऐसा मत कहो, मुझे तरह पड़ने लगी थीं। खुदा के लिए ऐसा मत कहो, मुझे मेरे घर ही जाने दो। मैं आइंदा कभी किसी से बात नहीं करूंगी, कियानी साहिब के सामने भी नहीं आऊंगी। ये तुम्हारी भूल होगी। उसने मुझे हैरान कर दिया। अब तुम्हें इसी जगह पर रहना पड़ेगा, तुम जैसी लड़कियां इसी काबिल होती हैं। ये कहकर उस औरत ने मुझे बैठने के लिए तकिया दिया। मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। अब मैं ऐसे जंगल में फंस चुकी थी जहाँ से निकलना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। कियानी साहिब इलेक्शन में खड़े होने लगे थे, उनकी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही थी। ऐसे में मुझ जैसी अदना सी लड़की को वो अपने घर की जीनत क्यों बनाते? इन्होंने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके मुझे हमेशा के लिए बुराई की इस दलदल में धकेल दिया, जहाँ से निकलने की मैं आज भी तमन्ना करती हूँ।
مگر میں آج تک کچھ نہیں کر سکی سوائے بے بسی سے اپنی